नमस्कार। रणभूमि 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। और पंजाब में लगातार जिस तरीके से 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, आपको बता दें कि पंजाब का महासंग्राम, पिछली बार की यदि बात की जाए तो कांग्रेस का एक दबदबा यहां देखने को मिला था। आम आदमी पार्टी उतनी सक्रिय नहीं थी। बीजेपी और शियद यानी कि शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका में 4 सीट लेकर आया था। इस बार जिन महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव है, जो 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला शामिल है। ये वो 13 सीटें हैं जिस पर लगातार मतदान जारी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का आज 7वां और आखिरी चरण है और इसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। चलिए और आपको बताते हैं इन 13 सीटों में कौन कौन आमने सामने है। गुरदासपुर में दिनेश सिंह, अमन शेर सिंह और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच मुकाबला है। अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी से तरनजीत सिंह सिद्धू की बात करें, वो मैदान में है। कुलदीप सिंह धारीवाल, गुरजीत सिंह औजला आमने सामने हैं। जालंधर में सुशील कुमार रिंकू, पवन कुमार टीनू, चरणजीत सिंह चन्नी, बेहद कांटे का मुकाबला यहां भी देखने को मिल रहा है। होशियारपुर चलिए तो वहां अनीता सोम प्रकाश बीजेपी, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी से और यामिनी गोमर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। आनंदपुर साहिब चलिए तो यहां बीजेपी से सुभाष शर्मा, मलविंदर सिंह कंग आम आदमी पार्टी की तरफ से और विजय इंदर सिंगला कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू, आम आदमी पार्टी की तरफ से अशोक पराशर पप्पी और अमरिंदर सिंह राजा कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। फतेहगढ़ साहिब चलिए यहां भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से गेजा राम, आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरप्रीत सिंह जीपी और कांग्रेस की तरफ से अमर सिंह चुनावी मैदान में हैं। पंजाब की 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, पिछली बार कांग्रेस का दबदबा था। तमाम वो नाम आपको बता रहे हैं जो इस बार इन 13 सीटों पर आमने सामने हैं। फरीदकोट की बात करेंगे तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हंस राज हंस, निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बहुत चर्चित सीट है। करमजीत सिंह अनमोल आम आदमी पार्टी से और अमरजीत सिंह सोहोके कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। फिरोजपुर में भारतीय जनता पार्टी से गुरमीत सिंह सोढ़ी, आम आदमी पार्टी से जगदीप सिंह काका बराड़ और कांग्रेस से शेर सिंह धुबाया मैदान में हैं। भटिंडा चलते हैं। भटिंडा में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से परमपाल कौर सिद्धू, गुरमीत सिंह खुड़िया आम आदमी पार्टी से और जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। संगरूर की बात करेंगे तो यहां से भारतीय जनता पार्टी से अरविंद सिंह खन्ना, आम आदमी पार्टी से गुरमीत सिंह हेयर और कांग्रेस से सुखपाल सिंह खैरा चुनावी मैदान में। चलिए तो पंजाब की 13 सीटों का रण है और क्या कहते हैं समीकरण। लगातार मतदान यहां पर जारी है। आमने सामने में जो प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर पर
कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट को छोड़ दिया जाए तो काफी मजबूती के साथ इस बार इन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब क्या है ये तो खैर पंजाब की जनता तय करेगी। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। सीधे चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप सचदेवा हमारे साथ जुड़े। संदीप जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुखविंदर सिंह जैलदार हमारे साथ जुड़े हैं। सुखविंदर जी आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं समृता कौर। समर्था जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरुदेव दत्त छिब्बर हमारे साथ जुड़े हैं। गुरुदेव जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है संदीप जी? संदीप जी कितनी बड़ी चुनौती है इस बार, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन 13 ही सीटों पर 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 13 सीटों पर मजबूती के साथ है। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि पिछली बार के नतीजों को देखें तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इन 13 सीटों को इस बार? भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीटों पर पूरी मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और इस बार पंजाब की जनता ये ने दिखाना है कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग मिलकर उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में एक दूसरे के साथ गठबंधन में है, परंतु पंजाब में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर वोटों को बांटकर पंजाब की जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी और 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और मोदी जी के हाथ मजबूत करके 400 का जो हमारा संकल्प है उसको हम पंजाब के सहयोग से पूरा करेंगे। चलिए ये बात तो ठीक है कि आप मजबूती के साथ हैं इन 13 सीटों पर, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि 13 की 13 सीटें हम जीत जाएंगे, कैसे और क्यों? आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके अपने अलग कैंडिडेट हैं, उनका अपना एक अलग वर्चस्व है। कांग्रेस पिछली बार एक अच्छी सीटें लेकर आई थी, मुझे लगता है काफी डिवाइडेशन हुआ था 8, 4 और 1 का। तो मुझे लगता है ये 13 में भारतीय जनता पार्टी जो थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कम आंकेंगे, क्योंकि जहां तक शीयत की बात है, अब वो भी एक क्षेत्रीय दम पर एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते अपनी पूरी ताकत के साथ वो भी चुनावी मैदान में, तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा ना ये फैक्टर कि कितनी सीटें आप निकाल पाएंगे। तो 13 की 13 ले जाने के पीछे एक मुझे कोई ऐसी बात बताइए कि 13 की 13 सीटें पंजाब की जनता जो आपको जीत कर दिलाएगी। देखिए, पंजाब की जनता बड़ी जागरूक और समझदार जनता है। वो पूरे देश का चुनाव देख रही है। 6 चरणों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पंजाब में ऐसा क्या है कि ये लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे? इन दोनों के मन में खोट है और जनता इस बात को बड़ी अच्छी तरह जान चुकी है। इसलिए इन चुनावों में जनता इन दोनों पार्टियों को नकारते हुए देश की प्रगति के लिए मोदी जी के साथ जाएगी, मोदी जी की गारंटी के साथ जाएगी। इसलिए यही एक बहुत बड़ा फैक्टर, मोदी जी की गारंटी और पंजाब में इन दोनों पार्टियों का जनता को छलने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसीलिए हम 13 की 13 सीटें जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। सुखविंदर जी आवाज पहुंच रही है मेरी? सुखविंदर जी ये तो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी 13 सीट ले जाएंगे। खैर वो उनका आकलन हो सकता है, लेकिन एक बात और भी है, बार बार इस चीज को लेकर कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया गया है कि आप और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अलग अलग यहां पर हैं और कहीं ना कहीं कोई खोट है, गठबंधन में एक तरफ आते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, अपने अपने कैंडिडेट के साथ पूरी पंजाब की लड़ाई में हैं। पिछली बार 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी, अच्छी बात है। इस बार क्या लगता है, बढ़त होगी या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनका पूरा नेतृत्व या उनकी पूरी तैयारी पीएम मोदी के चेहरे पर है, तो वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। पंजाब के अंदर हम 13 की 13 सीटों पे बहुत मजबूत हैं। 14वीं सीट हमारी चंडीगढ़ के अंदर है जो मनीष तिवारी जी जीतने जा रहे हैं। बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। बीजेपी ने 10 साल झूठ बोला। बीजेपी ने मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराने के अलावा कुछ नहीं किया देश के लिए। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आज पब्लिक इनको गाँव में बढ़ने नहीं दे रही, शहरों में बढ़ने नहीं दे रही। किसान इनसे परेशान है। किसानों के साथ इन्होंने जो धोखा किया, किसानों को इनके सामने आ रहा है। इनके जो कंडे बीजे में इनके सामने आ रहे हैं। इन लोगों ने पूरे देश के अंदर झूठ के सिवाय दिया कुछ नहीं। अडानी अंबानी के पास ये पार्टी बिक चुकी है। आज पूरा देश जान चुका है कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है देश में देने के लिए।
बीजेपी इस देश को खोखला करना चाहती है। देखिए, मैं कई चुनाव में, अभी ये जो चुनाव थे इसमें कई जगह प्रभारी रहा, कोऑर्डिनेटर रहा, तो इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा लोगों के अंदर जितना इस बार है। बीजेपी के बूथ तक नहीं लगे। मैं सिरसा के अंदर था, हमारी बहन जी कुमारी शैलजा जी 5 लाख वोट से जीतने जा रही हैं। 2900 वोट जिस गांव के अंदर है, 250 शैलजा जी को पड़ रही है। तो इतना बड़ा उत्साह, पूरा शहर निकल के आ गया उनके लिए। तो ऐसे ही हम सभी जगह पे पंजाब के अंदर जो हमारी सीट्स हैं, आप देखिए राजा वड़िंग जी बहुत मजबूत साथी हैं, हमारे सुखजिंदर सिंह रंधावा जी बहुत मजबूत हैं, और जितने भी अमर सिंह जी, डॉक्टर अमर सिंह जी हमारे कितने मजबूत साथी हैं, विजयेंद्र सिंगला जी कितने मजबूत हैं, और हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो ग्राउंड पे उनकी आप देखो उनका ग्राउंड की किस तरीके से मजबूत साथी हैं। तो इनके पास औजला जी है हमारे, जो दूसरी तीसरी बार एमपी बनने जा रहे हैं। बीजेपी के पास, बीजेपी ने झूठ का सपना दिखाया, लोगों को जुमला बेचा। 2014 में जो स्थिति बीजेपी की थी, आज वो कांग्रेस की है। कांग्रेस की तरफ दौड़े आ रहे हैं लोग। बीजेपी ने झूठ बोला था कि हम आपको 15 लाख रुपया देंगे, आपका कर्ज माफी करेंगे। कर्ज माफी किसानों की अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की। अगर आज तक किसानों के लिए किसी पार्टी ने कुछ किया, इस देश के लोगों के लिए किसी ने कुछ किया, तो वो एक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम जो मजदूरी है वो भी बढ़ाने का वादा किया है। हम महिलाओं को 1 लाख रुपया साल देंगे, जो बेरोजगार महिलाएं हैं। हम जो हमारे देश के युवा हैं उनको 1 लाख की नौकरी देंगे। बीजेपी विजन बताए, बीजेपी क्या देगी? बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती थी। बीजेपी ने तो लोगों से छीनने का कार्य किया। इन्होंने ओपीएस छीन ली, इन्होंने अग्निवीर बना दिए, रेगुलर भर्ती इन्होंने खत्म कर दी। ये हमें बताए तो सही किस तरीके से, किस मुंह से ये पब्लिक में जा रहे हैं। पब्लिक इनको पीटने जा रही है, पब्लिक इनको गांव में नहीं बढ़ने देती। ठीक है। आप देखिए जहाँ पे सारे के सारे विधायक जो भी हैं, जितने निर्दलीय जितने भी, सभी के सभी कांग्रेस की फेवर में खड़े हैं। 2 साल पहले आम आदमी पार्टी ने झूठ बोल के यहाँ पे सरकार बनाई, लेकिन वो एक आम आदमी पार्टी ने जो स्टेट वाइज झूठ बोला था वो भी पब्लिक के सामने है। पब्लिक को जो उन्होंने आज देश देख रहा है राहुल गांधी की तरफ, तभी आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इस देश के अंदर तभी अलायंस किया है। तो आज बीजेपी के सामने सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं, और कांग्रेस के सामने एक प्लान है कांग्रेस लेके आई है, जो लोगों को देने का विजन है कांग्रेस के पास, और कांग्रेस पूरे देश के अंदर सरकार बनाएगी। और पंजाब की 13 सीटें जीतने जा रही हैं। आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग परसेंटेज देख लो आप, वोटिंग किस तरीके से पड़ रही है। चलिए ठीक है, अब ये तो 4 तारीख को मुझे लगता है सब कुछ साफ हो जाएगा। समर्था जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? मैम सुन पा रही है मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। समर्था जी? जी राखी जी। हाँ ठीक है, अब मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैम, लगातार जिस तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, खास तौर पर जिस दिन मतदान होता है, पंजाब को जितना हम देख पाते हैं 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण। किस तरह से ले रही हैं आज के इस दिन को, इन 13 सीटों को खास तौर पर? और पिछली बार के नतीजे, जिस तरह से मैंने कहा, कांग्रेस अच्छी सीटों के साथ थी, आम आदमी पार्टी के पास 1 थी, और जहां तक मैं शियत की बात करूं, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की बात करूं, तो 4 सीटें गई थी। तो ऐसे में इस बार कितना आप बीजेपी को मजबूत मानती हैं, या ओवरऑल सिनेरियो पंजाब का यदि मैं निकालूं तो क्या देखती हैं इन 13 सीटों पर? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है, बोलिए। जी राखी जी, अगर हम बात करें वोट की, तो एज अ सोशल वर्कर मेरा खुद का एनजीओ है, और मैं जो पंजाब के पिंड में जाके, जो विलेजेस है वहां पे जाके मैंने काम किया है, और वहां पे कई सालों से कांग्रेस चल रही थी। लास्ट टाइम एक बदलाव आया आम पार्टी का, तो अब भी जैसे रिसेंटली हम वहां पे वर्क कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में अभी भी जो हमारे पंजाब के विलेजेस हैं बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां के जो सरपंच हैं वो कांग्रेस के हैं। हमने खुद अपनी एनजीओ की तरफ से अपनी बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से टॉयलेट्स बनवाई, और काफी लोगों को आयुष्मान के बारे में बताया, ऑपरेशन करवाए,
सीनियर सिटीजन को काफी किसान निधि योजना के बारे में बताया। और ये नहीं, हमने अकेली बातें नहीं करी, हमने डिफरेंट हिस्स बताए लोगों को। जैसे पहले कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है चलो सरकार है, आम पार्टी सरकार है, एमएलए के पास गए कि भाई हॉस्पिटल बना हुआ है। हाँ जी ठीक है समर्था जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, प्रॉपर आवाज भी आपकी मुझे ठीक से नहीं आई, पर ठीक है जितना आपने कहा मैंने सुना। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो आप क्योंकि एनजीओ चलाते हैं तो आपकी तरफ से आप लोगों को वर्कआउट करना पड़ा है। ये जनप्रतिनिधियों को सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है एक सांसद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उसकी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको वो समझने की जरूरत होती है। खैर डॉक्टर गुरुदेव जी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ गुरुदेव जी, कल भी हम चर्चा में थे सर, और मुझे लगता है आज हम सिर्फ पर्टिकुलर पंजाब पर बैठे हैं। क्या देखते हैं इन 13 सीटों पर समीकरण, और कितनी सीटें इस बार कौन लेकर जाएगा? सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देता हूं कि इतनी बड़ी करोड़ों की संख्या में वोटर्स ने वोट किया और पीसफुल रही। क्योंकि हम देखते थे पहले कि ज्यादातर जगह पे वायलेंस होती थी, वो वायलेंस इस समय बिल्कुल खत्म है, और ये ईश्वर की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, इलेक्शन कमिश्नर की, या जितनी भी उन्होंने किया है, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ गया है कि 13 सीटें पंजाब की हैं और 13 ही सीटें यूपी में आज वोटिंग हो रही है। तो कुछ 13 फिगर भी कुछ ऐसी है। अब देखो ये 13 फिगर का एडवांटेज किसको मिलेगा ये तो सिर्फ प्रभु ही बता सकता है। पर ये आपको बता दूं कि सुबह मुझे वाराणसी से फोन आया, तो वहां पर कुदरत ने, महाकाल की नगरी से शुरू हुआ, तो वहां पर लोगों ने 11-12 बजे तक बहुत ज्यादा वोटिंग कर ली थी, गाजीपुर में, बलिया में, और मौसम ने बड़ा अच्छा साथ दिया। वहां तो बहुत गर्मी 50+ थी, तो मौसम एकदम अच्छा हो गया। तो अब पता नहीं इस चीज का फायदा किसको मिलेगा, 13 सीटें वहां की किसी को मिलेंगी या 13 सीटें पंजाब की मिलेंगी। पंजाब हमेशा अग्रिम रहा है हर एक चीज में, पर मैंने देखा, मैं खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो किसानों के साथ तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट, जितनी मेहनत, जितना काम एक किसान करता है वो हम इंडस्ट्रियलिस्ट या दूसरे दुकानदार आराम से बैठ के करते हैं, और किसान जो है वो इतनी गर्मी में भी काम करता है। तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो भी सरकार है उसके दिल में जरूर होना चाहिए। एक पंजाब में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है ड्रग्स की। कोई भी पार्टी आए, जितनी देर वो ड्रग्स को खत्म, इस मेनेस को खत्म नहीं करेगी, पंजाब की हालत इतनी अच्छी नहीं हो सकेगी। क्यों? विदेश में लोग चले गए, ठीक है वो पैसे भेजते हैं, यहाँ के नौजवान हैं, हमारे यहाँ इतनी एवेन्यूज हैं, इतने काम हो गए हैं अब 2024 में कि आप कुछ भी करो आपको बेनिफिट होगा, पर अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो कैसे होगा ये। तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना पड़ेगा, ड्रग्स को खत्म करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा। हम सिर्फ वोटों को नहीं गिन सकते, अपने आप वोटें आएंगी। जब आप अच्छा काम करोगे तो क्यों नहीं आपको कोई देगा, हर तरफ से आपको वोट मिलेगी। अगर आप यही करते गुरुदेव जी, मैं जितना आपकी बात को समझ पा रही हूँ, तो यदि अनएम्प्लॉयमेंट की जहां तक आप बात कर रहे हैं या ड्रग्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आज का मुद्दा तो नहीं हुआ, ये पंजाब में शुरू से ही रहा होगा। तो क्या पिछली बार से अभी जिनको मौका मिला उन्होंने वर्कआउट नहीं किया इसके लिए, या कितना वर्कआउट हुआ भी है? नहीं, एक्चुअली इसमें सिंसियरिटी नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई पोजीशंस पे थे और उन्होंने पैसा जल्दी क्विक मनी के लिए
अपने उसके साथ वो किया है, नहीं तो पाकिस्तान वाला कैसे यहाँ भेजेगा? यहाँ कोई ना कोई तो बाहर होगा ना, उसी के पास ही आता है ड्रोन से। अपने आप तो ड्रग्स नहीं आ जाती, वो पेमेंट भी करेगा। तो ये जितनी देर ये चीज इसको काबू में नहीं किया जाएगा, और आपको पता है, दुनिया को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, उन सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? पिछली बार जो 8 कांग्रेस के पास गई थी वो बढ़ेंगी या वो माइनस होके दूसरी तरफ बढ़कर आएंगी, आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा सकती हैं? मैं तो आपको एक ओवरऑल एग्जांपल दे सकता हूं। आप फिगर मेरा नोट कर लीजिए, बताइए कि जो भी पार्टी पावर में आएगी वो 312 सीटें लेगी, चाहे वो एनडीए आए चाहे वो इंडिया वाले आए, 312 सीटें लेंगे और डेफिनेटली लेंगे यही। और एक चीज और आप जहन में रखिए कि इस इलेक्शन में ये बड़ी जरूरी है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी को बुलाने जा रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर की ओथ लीजिए और आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। तो ये बड़ी अहम जरूरत है, ठीक है, भी आपने देखना है। चलिए सर, मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं है, 4 तारीख को हम फिर बैठेंगे। मुझे ये नंबर याद रहेगा 312 वाला जो आपने कहा, वो किसी के लिए भी आए। वापस संदीप जी आपके पास वापस लौट रही हूं। और ये बात है, देखिए उन्होंने अब अपने विश्लेषण से जो एक ओवरऑल फिगर बताना था उन्होंने बता दिया, लेकिन यहां पर एक बात कही जा रही है कि थोड़ा सा श्री फतेहगढ़ साहिब और खडूर साहिब को, इन 2 सीटों को छोड़ दें तो बीजेपी बाकी जगह मजबूत है। ठीक है, फैक्टर यहां काम करेगा क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ शयद का दोनों कैंडिडेट आमने सामने। फतेहगढ़ में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, मतलब बीजेपी यहां बीच में है नहीं, इसलिए बाकी जगह पे आपने जो मजबूती पेश की है वो मानी जा सकती है। लेकिन फिर भी एक फैक्टर काम करेगा। अभी बहुत सारी बातें जो बता रहे थे, काम करने की तो जरूरत है ना। देखिए मुद्दे पर्टिकुलर पंजाब के क्या होंगे, पंजाब की वोटिंग जिस तरह से आ रही है या पिछली बार भी जिस तरह से वोटिंग आई थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि काम कितना हुआ। हालांकि देश का चुनाव है, लेकिन सरकार चुनने के लिए यहीं से तो वोट निकलते हैं। तो पर्टिकुलर पंजाब के लिए भी यदि वहां के जो सांसद रहे हैं या उनको काम करने की जरूरत पड़ी है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने कितना काम किया है। उसके बाद जनता आपको फिर 5 साल बाद जब दोबारा मौका मिलता है तो फिर आगे रिपीट करती है या फिर बदल देती है। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये स्थानीय चुनाव नहीं है, पंजाब का चुनाव नहीं है। पंजाब का जो वोटर है बहुत समझदार वोटर है, उसको पता है कि मैंने देश के लिए सरकार चुननी है, ना कि पंजाब के लिए। पंजाब की जो उसने सरकार चुनी थी आम आदमी पार्टी की, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनी थी, इसलिए यहाँ कांग्रेस भी फेल है। तभी आप लोगों ने काम किया किसानों को मारने का, तभी आप लोगों ने किसानों को खत्म करने का कार्य किया। किसान मरे, ये आपको भी पता है। केवल और केवल झूठी वाहवाही करने के लिए कुछ ना करें। किसानों को तभी आप लोगों ने किसानों को डिब्रूगढ़ जेल में भेजने का कार्य किया। तभी आप लोगों ने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, किले लगा दिया आपने। जिनको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने गुमराह किया हुआ है, जो एक अच्छा किसान है, जो देश के किसान है, जो धरती पुत्र है, वो बीजेपी के साथ है। आपके लिए किसान इस देश का नागरिक नहीं है, किसान को आपने इस देश के बाहर का नागरिक बना दिया। आप लोगों ने पंजाब को एक अलग कर दिया है। बीजेपी सरकार ने पंजाब को तोड़ने का कार्य किया है। बीजेपी चाहती है कि दंगे हो, बीजेपी चाहती है दंगे करा के देश का चुनाव जीतना। पब्लिक समझ चुकी है। आज आपका प्रधानमंत्री रोता है, कभी प्रधानमंत्री देखता है ना आपका कैसे किस तरीके से रो रहा है। ये ड्रामे पब्लिक जान चुकी है। इस बार पब्लिक जान गई थी कि आपका संदीप जी और सुखविंदर जी, झगड़े का विषय नहीं है सर। जिसकी जो किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, वो एक एक बटन जो दब रहा है वो अपने प्रोसेस से चल रहा है, तो झगड़े का विषय नहीं है। बात यह है कि आपको, आपकी यदि ज्यादा सीटें आनी है, कांग्रेस की आनी है, तो क्यों आएंगी? या भारतीय जनता पार्टी को यदि यहाँ पे विजय पताका फहराना है तो उसको जनता क्यों चुनेगी? ये महत्वपूर्ण है। उस पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आने वाला। इसका नतीजा 4 तारीख को आ जाएगा। और रही बात सिरसा की, तो सिरसा से अशोक तंवर 5 लाख प्लस से जीतेंगे। आप भी यहीं, मैं भी यहीं। चलिए 4 तारीख को। संदीप जी, सुखविंदर जी,
कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुझे लगता है सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का है। चाहे जालंधर की बात कर लें, ऐसे ही और सीटें हैं, वहां हम चले जाएं तो कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकारती है और ये उन्होंने शुरुआत में भी कहा था। और वैसे भी ये फैक्टर सबको पता है कि पीएम मोदी का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है पंजाब में इस बार चुनाव के लिए, और ज्यादा ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज यहां पर नहीं है बीजेपी की तरफ से। अपना ना जो बीजेपी का ग्राफ है वो विस्तृत है। बीजेपी कहीं पंजाब के अंदर मुकाबले के अंदर नहीं है, खाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है। बीजेपी के पास करने के लिए कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी वही किसान है जिन किसानों को दूरदर्शी ने मारा, वही किसान है जिन किसानों को बॉर्डर पे आज किले लगा के पाकिस्तान जैसा बॉर्डर इन्होंने बना दिया, वही किसान है। अपनी किसानों के पास जब ये वोट मांगने जाते हैं, आज वो डंडे से इनका स्वागत कर रहे हैं। इतनी जगह इनकी गाड़ियां तोड़ते हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए, ये बिना सिक्योरिटी के आए तो इनको पब्लिक क्या इनका हाथ करेगी। एक एक करके बोलेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी बात मुझ तक पहुंचेगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। जितना नुकसान इस पार्टी ने देश का किया, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे लोगों ने बीजेपी को चुना। 55,000 करोड़ से लेके 2,05,000 करोड़ कर चढ़ा दिया देश पे। सारा कुछ जो बीजेपी एक उपलब्धि गिनाए कि हमने देश के लिए ये किया, बीजेपी के पास करने के लिए कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कुछ नहीं। मंदिर तो सबका है, भगवान सबका है, अकेले का थोड़ा है। ये कहते हैं हम राम को लेके हैं, राम को लाने वाले। आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होगी जो राम को लेके आएगी, राम सभी को लेके आते हैं। तो ये झूठ का ड्रामा है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे बीजेपी अपनी जमीन खो चुकी है। जमीन बीजेपी के पास कहीं फायदे पे कुछ नहीं है। बीजेपी देखिए, बीजेपी पहली बात तो पंजाब के अंदर कहीं है नहीं। पंजाब के अंदर संदीप जी एक मिनट रुकिए, मैं जब सवाल लूंगी तब बोलिएगा। एक मिनट रुकिए। ये ईडी इनका पास क्या है? ईडी और सीबीआई जब ये किसी को डरा के ईडी सीबीआई से लेके जाते हैं, ये वही सरकार है जिसने वादे तो बहुत किए लेकिन निकले सारे खोखले। ये वो कहते हैं ना, बाजे घना, एक कहावत है ना, तोता जना बाजे। इनकी वो हशर है। आज आप लोगों ने, आपके टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देख ही लिया कि इनका स्वागत कैसे कर रहे हैं लोग। गाड़ियां तोड़ दी हैं इनकी। मैं कई जगह देखा है कि इनका कितना बुरा हाल है। पब्लिक इनको बढ़ने नहीं दे रही। पब्लिक ने गांव के अंदर बोर्ड लगा रखे हैं कि बीजेपी का बंदा कोई गांव में ना आए। अगर कोई गांव के अंदर आ गया, उसकी जिम्मेवारी उसकी खुद की होगी। तो ये मैं सचदेवा जी से कहना चाहता हूँ, ये खुद ही किसानों के पास जाके तो देखें। अभी कल परसों की बात है, इनके आगे धरना दे रहे थे। तो ये तो बीजेपी एक कौन सी पार्टी, कौन सा एक वर्ग है जिसने इनके दरवाजे पे धरना नहीं दिया? ठीक है, चलिए सुखविंदर जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। संदीप जी को बोल लेने दीजिए, ठीक है? वो भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरप्ट मत कीजिएगा एक दूसरे को प्लीज। संदीप जी बोलिए। देखिए, आप लोग जानते हैं पंजाब बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, हमारा बॉर्डर एरिया है। सुखविंदर जी मैंने सुनी आपकी बात, मेरा सवाल संदीप जी से है, प्लीज। जितनी हेलो सुखविंदर जी मैंने सुनी आपकी बात, मेरा अगला सवाल जो है वो संदीप जी से, प्लीज उनको बोलने दीजिए। देखिए, इस चुनाव में एक सबसे बड़ी खासियत, पूरा विपक्ष केवल इस बात के लिए चुनाव लड़ रहा है कि मोदी जी की 400 सीटें नहीं आने देनी। वो कहीं भी तो सर आपके लोग ये बयान दे देंगे कि संविधान खतरे में है, संविधान बदलना है, तो वो तो घबराहट होनी है ना सर। अब 40 बार नहीं हुए, अंदाजा लगा रहे हैं आपने 70 बार का वादा करके 40 बार नहीं हुए। अभी आपकी सरकार हरियाणा में अलमत में, आपके पास है कौन? एमएलए आपके दौड़ चुके हैं। आपकी सरकार बाद हरियाणा में सरकार नहीं रहेगी। फिर बोले सुखविंदर जी आप बीच में। सर भरपूर समय दे रही हूँ मैं बोलने के लिए, क्या दिक्कत क्या है सर? प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, थोड़ा सा समझिए। तो सरकार के बाद हम फिर से अपने विकास के नाम पर लोगों के बीच में गए और हमने कहा कि अब की बार हम लोगों के समर्थन से, देश की जनता के समर्थन से 400 सीटें पास करेंगे। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने काम किया है, हमने सड़कें बनाई,
हमने चलिए, हवाई जहाज के अड्डे सुखविंदर जी मानने वाले हम- नहीं हैं, उनको नहीं सुनना है। संदीप जी 1 मिनट के लिए मैं बीच में रोकूंगी। और इस वक्त का 3:30 बज चुके हैं, 3:37 हो गया। जो वोटिंग परसेंट अब तक का आया है वो आपको बताएंगे। बीच में आप सभी लोगों को रोक रही हूं। 57 सीटों पर 3 बजे तक 49.68% मतदान हुआ है। देखिए, ये लगातार पूरे देश भर के जो स्टेट्स हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, ये उनके प्रतिशत हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताऊं, चंडीगढ़ में 3 बजे तक 52.61% मतदान हुआ। चंडीगढ़ में ये मान लीजिए 52 पहुंचा है अभी तक, तो मतलब समझ लीजिए और अभी तो काफी टाइम बाकी है, एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकलेगा। यूपी में 3 बजे तक 46.83% वोटिंग हुई है, बिहार में 42.95, पश्चिम बंगाल में 58.46, पंजाब में, क्योंकि हम पंजाब की चर्चा कर रहे हैं, पंजाब के बारे में मैं आपको बताऊं, 46.38 यानी 46.38% वोटिंग हो चुकी है। उड़ीसा में 49.77, हिमाचल में 58.41 और झारखंड में 60.14% वोटिंग हुई है। यानी सबसे आगे अभी मैं जो देख पा रही हूं वहां झारखंड और चंडीगढ़ है, जहां पर लगातार अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट डाल दिया है। अब ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं, मुझे लगता है अभी काफी वक्त बचा है और जनता जो है वो उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी भी दिखा रही है। चर्चा को जारी रखेंगे। मैं संदीप जी, आपसे मैंने कोई सवाल लिया था, उस पर मेरी बात हो रही थी, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा सुखविंदर जी, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाएगी। संदीप जी, देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी प्रो इनकम्बेंसी के साथ चुनाव लड़के एक नया इतिहास बनाने जा रही है। आमतौर पर 5 साल में लोग सरकार और सरकार की नीतियों से उब जाते हैं, परंतु 10 साल से मोदी जी का जो शासन चल रहा है, इसमें इस देश में सड़कें बनी हैं, रेलवे आई है, अपनी रेलवे आई है, जो भारत में स्वनिर्मित गाड़ियां वंदे भारत चली हैं, हवाई जहाजों के नए अड्डे बने हैं, लोगों को सस्ती और अच्छी हवाई यात्रा मिल रही है। इस देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ गई है, 5वें पर आ गई है, और जिस गति से हम चल रहे हैं वो तीसरे नंबर पर आएगी। और एक सबसे बड़ा पॉजिटिव विषय जो मैं रखने जा रहा हूं, जिसको आप कोट करिएगा, कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए, 2047 तक भारत विकासशील देशों की पंक्ति से निकलकर विकसित राष्ट्र बने, ऐसा लक्ष्य लेकर चलने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, जिसकी सोच पॉजिटिव है, जो सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ देश में चलता है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, विकलांगों को पेंशन मिल रही है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड के जरिए सबको इलाज का लाभ मिल रहा है। तो ऐसी अनेकों हजारों कल्याणकारी योजनाएं जो आम आदमी तक पहुंच रही हैं, जिसका उसको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बस एक ही बात कहूंगी संदीप जी, ये सारी योजनाएं आज तो नहीं आई, ये सारी योजनाएं पहले से हैं, कुछ नई बनी हैं, कुछ पहले की योजनाएं हैं, तब क्यों नहीं आपको कहीं ना कहीं जनता ने चुना? और फिर पीएम मोदी की जहां तक बात होती है, वो आज एक बार के प्रधानमंत्री नहीं है, मुझे लगता है 10 साल का शासन बहुत बड़ी चीज होती है, जनता ने वो प्यार आशीर्वाद दिया है, तो इस बार जो चीजें आएंगी मुझे लगता है बदलेंगी या नहीं, ये आने वाले वक्त की बात होगी। फिलहाल आपको बीच में रोक रही हूँ समर्था जी, क्योंकि आपने 2-3 बातें निकाली थी और ये बात सच है, मैंने कहा भी था कि जो फैक्टर्स जनप्रतिनिधियों के लिए जो उनको काम करने की जरूरत है वो करें तो बेहतर होता है। लेकिन एक बात और देखनी होगी, क्योंकि पंजाब की एक हर स्टेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, वहां का वोटिंग परसेंट कैसा आ रहा है, वहां की जनता क्या सोचती है, वहां पर क्या सबसे बड़ी समस्या है, वो फैक्टर भी काम करेगा। क्योंकि सांसद से तो उम्मीद आप कर सकते हो ना, आप अपने आपका जो सांसद आपने चुना आप उससे उम्मीद कर सकते हो। रही बात देश की सरकार चुनने की, तो निश्चित तौर पर ओवरऑल सारी जगह से जो पूरे देश की सीटें आती हैं वहां से एक सत्ता का रास्ता तय होता है कि किसको जनता ने भरपूर वोट दिए हैं। तो पहले की मैं बात करूं, 2019 से अभी तक की बात करूं, हम 24 में आ गए, जो कैंडिडेट्स थे या जिनको जनता ने जिताया, कांग्रेस की ही बहुमत में सीटें थी, मुझे लगता है 8 सीटें उनकी 2019 में थी, तो मैं उन्हीं से लेकर चलती हूं। क्या कितना बदलाव इस बार देख पा रही हैं? जैसा पंजाब पिछली बार प्रॉमिस किया गया था, उस पंजाब में कुछ बढ़ोतरी हुई, उसमें कुछ इंप्लीमेंट हुए, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुए, या कुछ भी नहीं हुआ? समर्था जी मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, समर्था जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर गुरुदेव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? गुरुदेव जी, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी मैं और बस एक लाइन में कंप्लीट करूंगी। समर्था जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? गुरुदेव जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। राखी जी, आप देखिए, आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। सर, कितना बदला पंजाब? पंजाब
अगर सच पूछें तो जहां पर ये था उससे नीचे ही आया है, उससे ऊपर नहीं गया। जितना इन्होंने बाहरले मुल्कों में जाके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहां उन्होंने जाके इतनी बड़ी धाक जमाई है, उस हिसाब से पंजाब को आसमान छूना चाहिए था, पर पंजाब उस लेवल पे नहीं पहुंचा। शायद उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे लोग मेहनती थे, वो मेहनत कश लोग अब थोड़े आलसी हो गए हैं। काम तो इंसान को ही करना पड़ेगा। अगर आदमी मांगता रहेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलता, हमेशा अपने कर्म से। कर्म तो एक ऐसी चीज है जहां रामायण में भी प्रभु ने हमें कहा कि कर्म करो और फल मैं दूंगा, और गीता में तो उन्होंने कहा ही है साक्षात के कर्मणे वाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। तो आप तो कर्म करो, फल तो मैं दूंगा। तो पंजाब के नौजवानों को, इवन पहले तो हमने देखा है कि बुजुर्ग भी 70-70, 75 साल के बुजुर्ग भी इतना काम करते थे कि आदमी हैरान हो जाता था कि ये कैसे कर रहे हैं। तो वही पंजाब, शायद इसको कहीं नजर लग गई है, ये बहुत ऊपर जाता, बहुत ऊपर जाएगा, अभी भी जाएगा, अभी भी कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ इसको रास्ता दिखाने वाला सही आदमी हो, सही पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसके अंदर लालच, ग्रीड वगैरह कोई चीजें या आपस में झगड़े करवाने की चीजें ये ना हो, वो पार्टी इसको बहुत ऊपर ले जाएगी और ले जा सकती है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है। आप देखिए विदेश में सिर्फ 5 दिन का वीक होता है, 4 दिन काम करते हैं। यहाँ 24-24 घंटे, 30-30 दिन लोग काम करते हैं। इतनी बड़ा फर्क है। जब आप कर्म करोगे तो उसका तो काम कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही, अच्छा रिजल्ट ही आएगा। कर्म का कभी बुरा रिजल्ट नहीं आता, अच्छा रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, चलिए गुरुदेव जी 1 मिनट सर, बीच में रोक रही हूँ। समर्था जी आवाज पहुंच रही है मेरी? मैंने एक सवाल लिया था, मैंने एक सवाल लिया था, क्या उसे सुन पाई थी आप? हाँ जी, मैं सहमत हूँ गुरुदेव जी की बात से। एक्चुअली जो डिबेट चल रही है, मेरे को लगता है कि अब इन लोगों को झगड़े करने बंद करके समाज के प्रति न्यूट्रल होके चलना चाहिए। और आप पंजाब की एक्साइटमेंट देखें वोटों के लिए, और वोट के लिए मेरे को नहीं लगता पंजाब वो भोली भाली जनता रही है। पब्लिक बहुत स्मार्ट हो चुकी है, अपना भला अच्छे से जानती है, और जो ग्राउंड लेवल पे लोग बैठे हैं ना, जो उनको वो देख रहे हैं कि कौन सी सरकार हमें बेनिफिट देगी या नहीं देगी। कोई किसी के कहने पे वोट नहीं डाल रहा, वो अपने दिमाग से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मैं अपने बूथ पे सारा राउंड लगा के आई हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 50+ टेम्परेचर चल रहा है पंजाब में, फिर भी लोग इतनी एक्साइटमेंट से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिटीजन, तो वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट आ रहा है। तो ये है कि ये कांग्रेस, बीजेपी, आम पार्टी जो पहले वादे किए हुए थे वो सब देख रहे हैं कि ये है कि इस बार हम हर बार चेंज चाहते हैं कि ठीक है, अगर हमें कोई अच्छा लगेगा तो हम उसको लगातार लेके जाएंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो पूरे 5 साल बाद उसको हम बदलने का हक रखते हैं। और ये आवाज हम सारी पब्लिक तक पहुंचाएंगे, ये हमारा अधिकार है। और प्लीज ये आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ के समाज के लिए कुछ करना शुरू करें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो अपने आप लोग प्यार करना शुरू करेंगे, आपको मतलब हर साल जिताएंगे, हर 5 साल बाद। बिल्कुल। चलिए और एक बार फिर से आपको बता दें कि 57 सीटों पर जो अब तक का मतदान प्रतिशत आया है, वहां चंडीगढ़ में 3 बजे तक 52.61% मतदान हुआ है। तो पंजाब गुरदासपुर में चलिए 49.10% मतदान हुआ है। अमृतसर में 41.74% मतदान हुआ। ये वो वोटिंग परसेंटेज है जो पंजाब की तमाम सीटों के हैं। खडूर साहिब में 46.54% मतदान हुआ। जालंधर में 45.66% मतदान हुआ है। होशियारपुर में 44.65% मतदान हुआ है। आनंदपुर साहिब में 47.14% मतदान हुआ। लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में 43.82% मतदान हुआ।
फतेहगढ़ साहिब में 45.55% मतदान हुआ है। फरीदकोट में 45.16% मतदान हुआ। यानी पंजाब की जो सीटें हैं, देखिए उसमें कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जो जितना मैं देख पाई हूं अभी तक वो थोड़ा सा आगे चल रहा है, लेकिन बाकी जो 13 सीटें हैं जिसके बारे में जो एक वोटिंग परसेंटेज आया वो अभी 50 से नीचे है। क्या ठीक है, धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ सकता है, ये परसेंटेज बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी काफी वक्त भी है। अब ये जनता जनार्दन का निर्णय है और बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए भी काम करते हैं। वोटिंग परसेंटेज पर बहुत ज्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे जब तक शाम तक पूरी चीजें सामने नहीं आती। चर्चा पर वापस लौटेंगे। संदीप जी, बात वहीं आ गई। देखिए अभी समर्था जी ने भी कुछ बात रखी, गुरुदेव जी ने भी कुछ बात रखी, लेकिन क्योंकि मैं फिर उस बात पर जोर दूंगी पंजाब की 13 सीटों पर और देश का चुनाव, तो देश के जो मुद्दे थे जिसे लेकर आए हैं, क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की ये लड़ाई है, ठीक है, तो जो मुद्दे सामने आए हैं उसको लेकर गए। प्रथम चरण के बाद तो वो मुद्दे भी मुझे कहीं नहीं दिखे, लेकिन मैं फिर कहूंगी हर स्टेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। वहां की जनता किस तरह से वोट दे रही है, वो क्या सोच रही है, उसने सबका हिसाब लगा रखा है। ऐसे में ये कितना एक चुनौती भरा होगा। ये बात सच है कि बीजेपी को कहा जा रहा है कि इस बार अच्छी स्थिति में है वो पंजाब में, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी 13 ले जाना सर थोड़ा मुश्किल है, आप नहीं कह सकते एकदम से। देखिए, राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता सभी चुनाव जीतने के लिए प्रयास करते हैं और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 13 की 13 सीटों पर अनथक मेहनत करके मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के 10 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में है। इसके साथ साथ पंजाब की जनता ने कांग्रेस का कुशासन भी देखा और अब आम आदमी पार्टी का कुशासन भी देख रही है। इन दोनों के कुशासन को देखते हुए पंजाब की जनता ने अब की बार मन बनाया है कि वो लोग केंद्र की मोदी सरकार के साथ जाएंगे, ताकि जिस मोदी सरकार ने पंजाब के लिए कितने ही काम किए, श्री करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर खोला गया वो मोदी जी के द्वारा खोला गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात पंजाब के लिए है। इसी तरह और भी बहुत से काम है जो मोदी सरकार ने पंजाब के हितों को देखते हुए किए हैं। इसके साथ साथ अनेकों ऐसे कारण हैं जिसमें पंजाब की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि उनको लगता है कि देश को और पंजाब प्रदेश को बचाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए और वो नेतृत्व केवल और केवल मोदी जी दे सकते हैं। पंजाब की चन्नी सरकार का क्या हाल हुआ आपने देखा, और पंजाब की वर्तमान मान सरकार का क्या हाल है वो भी आप देख रहे हैं। भगवंत मान जी जिस प्रकार पंजाब को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में घूमते हैं और वो पंजाब को लावारिस कर रखा है, वो सारी जनता ने देखा है। तो अब की बार पंजाब की जनता जागृत होकर देश की मजबूती, एकता और अखंडता के लिए और पंजाब की तरक्की के लिए, पंजाब भी देश की तरक्की में शामिल हो, इसलिए मोदी जी को गारंटी पर, मोदी जी की नीतियों पर और 10 साल में मोदी जी ने जो देश में विकास कार्य करवाए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, आयुष्मान योजना चलाई है, मेट्रो की योजनाएं चलाई हैं, गाड़ियों की योजनाएं चलाई हैं, सड़कों की योजनाएं चलाई हैं, देश को इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया है, उन सबको साथ लेकर मोदी जी के साथ जाएगी और हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि 13 की 13 सीटें हम पंजाब की जीतेंगे। चलिए सुखविंदर जी, अब अपनी बात रखिएगा, काफी देर से कुछ कहना भी चाह रहे थे, छोटे से सवाल के साथ कि 8 का आंकड़ा कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस बार? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही पंजाब है, इस पंजाब का युवा सारा का सारा जब अनएम्प्लॉयमेंट आई बीजेपी सरकार के दौरान सारे का सारा पंजाब का युवा बाहर जा चुका है। यहाँ पे काम नहीं उनके लिए। इन्होंने पंजाब के लिए किया क्या है? आज पंजाब के पास इनके अपनी बीजेपी के पास नेता नहीं है, जितने इनके पास नेता है वो सारे कांग्रेस से है, किसी अन्य पार्टियों से लिए हुए हैं। इनके पास अपने लिए ग्राउंड नहीं है। पंजाब इनको सरकार नहीं करेगा, पंजाब ने इनको देख चुके हैं, पंजाब इनका जरूर इनकी बाजी मोड़ेगा। जैसे इन्होंने पंजाब के लोगों को साथ दिया, जैसे किसान के साथ किया, किसानों को दिया क्या? पंजाब का पानी जहरीला हो चुका है, पानी पंजाब में रहा नहीं। और पंजाब के अंदर और भी समस्या है। पंजाब एक तो बॉर्डर एरिया है, दूसरा पंजाब को यहाँ से दिल्ली से कुछ नहीं मिला। पंजाब देखिए पहले आतंकवाद के दौर के अंदर था, आतंकवाद से निकालने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस ने ही पंजाब को अमन शांति दी। कांग्रेस के लीडरों ने अपनी कुर्बानी देकर पंजाब को बचाया। आज पंजाब जब सुधरने लगा, पंजाब इन्होंने फिर पंजाब के अंदर नशा बांट दिया। आज पंजाब के अंदर नशा ही नशा कर दिया।
तो जब पंजाब थोड़ा सा डेवलप होता है तो इतने में ही सेंट्रिक निगाह पंजाब पे पड़ जाती है। आज देखिए पंजाब के युवाओं को ये डिब्रूगढ़ जेल में देंगे, क्या यहाँ पे जेल नहीं थी? ये NSA लगा के इन्होंने पंजाब के युवाओं को डिब्रूगढ़ जेल में बंद कर दिया। तो ये वही वालों का समर्थन करते हैं जिसने पंजाब के युवाओं को देखिए इन्होंने सबसे पहले देखिए, मैं चाहूंगा कि ये रुके, इनकी बात आप बंद करवाइए कि क्या कांग्रेस डिब्रूगढ़ जेल वालों का समर्थन करती है? देखिए पंजाब के युवाओं की बात करूं मैं, पंजाब का युवा कोई भी हो जो पंजाब का युवा है, अगर उसने कुछ किया है यहाँ पे, आप पंजाब की जेल में देखिए, पंजाब की सर मुझे ऐसा लगता है मतदान हो रहा है, मैंने पहले भी कहा जिसे जहां वोट देना है वो जाके बटन दबा रहे हैं, तो आप लोग झगड़ा मत करिए, एक एक करके बोलिए सर प्लीज। आज पंजाब के लोग देखिए, पंजाब के अंदर 80% वोटिंग जाएगी, पंजाब की जो वोटिंग होगी, देखिए मैडम इनको चुप कराइए, पंजाब के अंदर 80% वोटिंग होगी। और ये बात का जवाब है कि पंजाब इनको जवाब दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का जाने का समय आ गया है। अब पब्लिक नरेंद्र मोदी का वो झोला भी देख के भेजेगी, जो कहता था ना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल लूंगा। पब्लिक को तैयार है कि झोला खाली उठा के नहीं लेके जाने देंगे, झोला चेक भी करेंगे कि किसमें रखा क्या है और किसी को दिया क्या है। ये आज समय आ गया है जो इन्होंने लोगों के साथ किया। देखिए चलिए क्योंकि समय की सीमा है, सुखविंदर जी मुझे ये बताइए, पिछली बार 8 सीटों पर कांग्रेस थी, इस बार कितनी बढ़त देख रहे हैं? देखिए इस बार 13 की 13 सीट कांग्रेस की आ रही है। हमारे पास बहुत मजबूती के साथ पंजाब का बहुत अच्छा माहौल है, इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लोग सड़कों पे हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी आप देख लो, सभी जगह कांग्रेस ही कांग्रेस हो रही है। तो बीजेपी जा चुकी है। 4 तारीख को आप डिबेट में हम दोबारा बैठेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। मैं सच्चाई से ग्राउंड की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो बीजेपी के ठीक है सर, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए जो वोटिंग परसेंट अभी तक आए हैं वो 48 के आसपास आए, यानी 50 से नीचे ही है, 40 से 50 के बीच का आंकड़ा है। चंडीगढ़ थोड़ा सा हाइप पे गया है, लेकिन मुझे यहाँ ये लगता है कि जिस तरीके से पिछली बार के आंकड़े थे उसमें क्या कोई सीटें कम होंगी कांग्रेस की? यदि सीटें कम होती हैं तो वो निश्चित तौर पर शायद और बीजेपी की तरफ बढ़ेंगी। फिर आम आदमी पार्टी का फैक्टर भी तो है क्योंकि सरकार है उनकी, तो पिछली बार भले 1 सीट थी लेकिन इस बार हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सीटों में इजाफा करें। लेकिन ये पूरा निर्णय जो है वो जनता का है और 4 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।